अखंड भारत जहाँ तक का है, जहाँ तक भी था, वहाँ तक की सिर्फ ज़मीन नहीं, वहाँ तक के लोग भी हमारे हैं, हिंदुस्तान के हैं। कहीं अगर मुसलमान शांत हुआ तो औरंगजेब को दे ढालो गाली, और कहीं अगर हिंदू शांत हुआ तो आखिर क्यों नालंदा जला डाली। अरे हटाओ औरंगजेब, हटाओ नालंदा, तुम इस्लाम को दो गाली, हम सनातन को दे गाली। और वहाँ यूएनओ में बड़े बड़े लोग बैठ के कह रहे हैं इन चूतियों के लिए बजाओ ताली। तुम बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्यों बोलेंगे भाई, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। Hello guys, this is Ishu and welcome back to another session of Slap of Facts. It's the Wings of Blinds. आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इसको देखने के बाद आपकी जीवन शैली में बदलाव आना ही आना है, मगर शर्त सिर्फ एक है कि दूसरे के विचारधाराओं के चश्मे को उतार के अपने नजरिए से देखा जाए। आज की बातें आपको समझाने के लिए कुछ इमेजिनरी इन्फ्रेंस ड्रॉ करूंगा ताकि बातें आप तक बिल्कुल सटीक और क्लियर पहुंच जाए कि मैं बताना क्या चाहता हूं आप सबको। तो मान लीजिए जब अखंड भारत हुआ करता था और जब देश का विभाजन हुआ तो जितने भी देश हमारे देश से टूट के अलग हुए, और मान लीजिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो भी देश अलग हुए हैं इनको एक दिन भारत में वापस आना ही आना है और 100% आना है। अब अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए कि द विंग्स ऑफ ब्लाइंड्स क्या है, कुछ फेरबदल करूंगा और कुछ बातें बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको बताऊंगा जो आप पहले से भी मैं भी जानते हो। हमारे देश का जब विभाजन हुआ तो सिर्फ हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ, हमारे देश के विभाजन होने के साथ साथ हमारे देश के लोगों का भी वैसे ही विभाजन हुआ जैसे हमारे देश की जमीन का विभाजन हुआ। एक बात बिल्कुल शार्प और क्लियर है कि हिंदुस्तान से निकल के जितने हिंदुस्तानी आज अलग अलग देशों में रह रहे हैं, चाहे वो बंटवारे के थ्रू रह रहे हैं, चाहे वो यहाँ से कमाने के लिए किसी बड़े देशों में जाके रह रहे हैं, एक बात क्लियर है कि चाहे वो यहाँ है चाहे वो वहाँ है, हमारा प्रेम उनको लेके कभी कम नहीं होगा। चाहे हम उनसे करें चाहे वो हमसे करें, हम हमेशा एक दूसरे से उतना ही प्रेम करेंगे। हाँ, कुछ टेक्निकलिटी और कुछ फसादात हमारे वक्त आ गई थी जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, वहाँ फसाद हमारे अलग अलग नेताओं के बीच में हुई, लेकिन यहाँ के लोग और वहाँ के लोग एक दूसरे से हमेशा से ही उतना प्यार करते हैं और एक दूसरे का बुरा नहीं चाहते। जो पॉजिटिव मानसिकता रखते हैं उनको छोड़ के निगेटिविटी को मैं ऐड नहीं करता हूँ इसमें। कि जो धर्म के आधार पे भारत से निकल के देश बना था, प्रेजेंट टाइम में वो बन तो गया देश, लेकिन उसकी हालत क्या है, उसके अंदर इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उसके अंदर इन्वेंशंस क्या क्या हो रहे हैं, और वो अलग अलग देश जो धर्म के आधार पे बन चुका और इस टाइम फॉर्मलाइज्ड हो चुका है, जब वो देश हमारे भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है और खुद के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि भारत कुछ हमेशा से ये दिखाता रहा कि हमारे यहाँ हमारी डाइवर्सिटी, जो अलग अलग समाज के अलग अलग लोग एक साथ मिल के रहते हैं, और हमारा एकमात्र वर्ल्ड में ऐसा देश है जो बड़े चाव से दिवाली मनाता है, बहुत चाव से ईद मनाता है और बहुत चाव से क्रिसमस मनाता है और वैसे ही लोहड़ी भी मनाता है। ये पूरे के पूरे विश्व में ऐसी खूबसूरती नहीं मिलेगी, और ये डाइवर्सिटी ही को अपनी पावर बना के हिंदुस्तान किस तरीके से ग्रो अप कर रहा, ये अलग अलग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हुए देश जो हमसे ही निकल के अलग हुए, ये ताक के उल्लू की तरह बैठ के देख रहे हैं कि यार हम तो अपने धर्म के नाम पे देश बना लिए, लेकिन तरक्की हमसे ज़्यादा करता जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हिंदुस्तान ने तरक्की की अपनी डाइवर्सिटी को ही अपनी पावर बना के, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान रेस ऑफ सुपर पावर में भी लग जाएगा, और हो ना हो कि बहुत जल्द हिंदुस्तान विश्व का सुपर पावर बन जाए, अगर ये अपनी डाइवर्सिटी को इस तरीके से अपनी पावर में कन्वर्ट करके पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा कि हिंदुस्तान क्या है। वो चार देश जो तकतकी लगा के बैठ के उल्लू की तरह भारत की तरक्की को देख रहे थे, उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों को नाक से लोहे का चना चबवा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंटरनेशनली सेट किया आज़ाद हिंद फौज और अंग्रेजों से लोहा लिया। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते तो हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ही सावरकर जैसे लोग भी थे जिन्होंने अंग्रेजों को माफ़ीनामा लिख के दिया और कहा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, और हमारे लोगों को, हिंदुस्तानियों को ये इन्फॉर्म किया कि तुम अंग्रेजों के साथ लड़ो, उनकी सेना में शामिल हो। ये दोनों चीज़ जानते हैं क्योंकि उस वक्त भारत का विभाजन नहीं हुआ था, वो दोनों ही कॉन्सेप्ट को बहुत ईजिली समझ रहे थे। तो उनको बेसिकली नींव मिल गई कि इनकी तरक्की को रोका कैसे जाए और इनको तोड़ा कैसे जाए।
ये बात हम हिंदुस्तानियों को बहुत अच्छे से मालूम है कि वो अखंड भारत के अंदर से जितने भी देश अलग हुए वो अपनी हवाई आइडियोलॉजी को लेकर हमारे देश से अलग तो हो गए, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है? अलग होने के पीछे रीज़न क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इधर का है उधर का है, कुछ लोग जो हम लोगों के बीच में रह के हम लोगों को बांटे, चाहे वो अफगानिस्तान के लोग हो, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हो, चाहे वो श्रीलंका के हो, चाहे वो बांग्लादेश को, हमारे देश में ही ये पहले रहते थे। अखंड भारत जहाँ तक का है, जहाँ तक भी था, वहाँ तक की सिर्फ ज़मीन नहीं, वहाँ तक के लोग भी हमारे हैं, हिंदुस्तान के हैं। ये बात हम सबको मानना है और ये बात 100% फैक्ट है कि वो सारी ज़मीन भी हमारी है तो वो लोग भी हमारे हैं। और हमारे लोग जो हमेशा से बहुत इनोसेंट रहे, बहुत ही भोले रहे, हमारे देश के लोगों को ये बात समझाने में 100 साल लग गया था कि आप गुलाम हो, इसलिए हमें आज़ादी पाने में 200 साल लग गया। उनको इन भ्रष्ट नेताओं की हवाई आइडियोलॉजी के चक्कर में समझ में उनको बात आने लगी। वो सीधे साधे सिंपल साधारण से खेती करने वाले लोग जिनके दिमाग में कोई छल कपट नहीं, उनको इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से बांट दिया। जैसे अंग्रेज़ ने हमें बांटा, वैसे हम अंग्रेज़ के जाने के बाद हमारे यहाँ जो बहुत बड़े बड़े सींग वाले डायनासोर पैदा हुए, उन्होंने हम लोगों को बांट दिया और हवाई आइडियोलॉजी जनता को देके हमारे देश का विभाजन किया। और आज अलग अलग देश निकल के बना हुआ है, लेकिन टकटकी लगा के आज भी ऐसे एकजुट होकर अपने पिताजी भारत को ही देख रहा है। और इसी चीज़ों को देखते हुए मैंने कुछ फेरबदल अपनी बातों में किया है और ये फेरबदल आपको देखना चाहिए। पहले आप समझिए कि मैंने भारत के नक्शे को कुछ अलग करके जो अपना कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ उस तरीके से आपको समझाने के लिए इसमें फेरबदल किया। आप पहले ये देखिए, अब मेरी बात को समझिए बहुत क्लियरली, इसको चलने दीजिए। अब मेरी बात समझिए, बस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान मुस्लिम समुदाय चलाता है और पूरा का पूरा बांग्लादेश सिख समुदाय चलाता है और पूरा का पूरा श्रीलंका क्रिश्चियन समुदाय चलाता है। वैसे ही पूरा का पूरा पाकिस्तान वो एक हिंदू समुदाय चलाता है, ना कि मुस्लिम। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बस थोड़ी देर के लिए मानिए ताकि आपको पता चले द विंग्स ऑफ ब्लाइंड्स क्या और मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। और इस बात को ना समझा के मीडिया आपको जो भ्रष्ट पत्रकारिता है हमारे देश का माहौल कितना खराब करती है और बाहर के निगेटिव लोग को मौका देती है कि हमारे देश की खिल्ली ऑल ओवर वर्ल्ड में उड़ाए। अब वक्त है उस नक्शे को समझने का जो मैंने एक काल्पनिक मानचित्र बनाया है, इसको समझने का कि इसमें मैंने ये चीज़ क्यों मेंशन की थी। तब आपको समझ में आएगा द विंग्स ऑफ ब्लाइंड्स क्या है। जैसे हमने इस पाकिस्तान के अंदर बताया ये पूरा हिंदू स्वचालित देश है। अब हिंदुस्तान के हिंदू से पाकिस्तान के हिंदू के बारे में पूछा जाएगा कि ये ऐसे लोग हैं जैसा मीडिया बता रही है, भ्रष्ट पत्रकार बता रहे हैं, क्या ये ऐसे लोग हैं? तो हिंदुस्तान के हिंदू कभी ज़िंदगी में ये नहीं बोलेंगे ये ऐसे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक वक्त पहले, एक सदी पहले यहीं के थे और हमारे साथ रहते थे। और सेम उसी तरह जब पाकिस्तान के हिंदुओं से पूछा जाएगा कि बताइए हिंदुस्तान के हिंदू के बारे में आप कुछ गलत विचारधारा रखते हैं, तो वो भी नहीं बोलेंगे। वो ये बहुत ही ईजिली और बहुत क्लियर तरीके से जानते हैं कि वो एक साथ एक देश में हमेशा से रहे हैं। अभी कुछ सदी पहले 75-80 साल पहले हम लोग अलग हुए, लेकिन थे हमेशा से एक साथ। लेकिन यहाँ मौका मिलता है हमारे भ्रष्ट पत्रकारों को, हमारे अलगाववादी मानसिकता वाले नेताओं को। तो वो क्या करते हैं कि प्रोपेगेंडा और एक एजेंडा क्रिएट करके देश में नफरत फैलाने के लिए, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, तो वो 2-3 चीज़ बहुत ही स्ट्रैटेजिकली पूरे देश में फैला देते हैं कि वहाँ पे किसी हिंदू, अब इमेजिनरी बात कीजिए, जो भी हिंदू हिंदुस्तान के अंदर है, अब उससे जाके बोलेंगे बोलो पाकिस्तान के हिंदू के बारे में, पाकिस्तान मुर्दाबाद, नहीं बोलेगा वो। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको ये बात पता है कि वो भी हमारे देश से ही निकले हैं, हमारे अलग हुए। अलगाववादी नेता के बारे में छोड़ो यार, उनकी बात कोई इंपॉर्टेंस नहीं लेती, लेकिन वो लोग भी हमारे हैं, जैसे हम उनके वो मेरे हैं। चक्कर यही फंस जाता है आके, जब हम किसी को एक दूसरे की मानसिकता से जज करते हैं और जब दूसरे के पहनावे हुए चश्मे से देखते हैं तो दोनों में फ़र्क दूसरा है। हम दोनों आपस में हमेशा से एक रहे हैं। तो काल्पनिक मानचित्र के हिसाब से जो वहाँ के हिंदू हैं वो एक बात से और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि अलगाववादी नेता की बात को मान के वो हिंदुस्तान से तो अलग हो गए, लेकिन आज उस देश की कंडीशन क्या है? ना उस देश में ढंग की इकोनॉमी है, ना ढंग की सड़कें हैं, ना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना जॉब है, ना कुछ है। पूरा देश भुखमरी के कागार पर है। लेकिन वो लोग जो हिंदुस्तान में एज हमेशा से हिंदुस्तानी बन के बैठे रहे, जो लोगों को समझाएं मत जाओ सब हमारे लोग हो, तो आज उनको फल भी मिला कि हमारे पास ऐसा देश है जो पूरे विश्व में विश्व गुरु नाम से जाना जाता है। हमारे पास आज ऐसा देश है कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि डाइवर्सिटी ही इसकी ब्यूटी है। तो ये सब चीज़ों से वो लोग महरूम होके
नाराज़ हुए फूफा की तरह खड़े होकर साइड में हम लोग को देखते हैं और थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, वो उनकी अपनी मानसिकता थी पहले की जो उन्होंने किया और आज वो झेल रहे हैं। जब हमारे देश के काबिल नेताओं ने देखा कि ये सारी चीज़ें बहुत तुच्छ है और इनसे ऊपर सोचना स्टार्ट किया, तब हमारे देश में गठन हुआ आईआईटी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, हमारे देश में गठन हुआ AIIMS का, हमारे देश में गठन हुआ स्पेस एजेंसी जैसे इसरो का, हमारे देश में गठन हुआ जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट आज कई साल बाद आप देखते होंगे कि पूरे के पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियां जो हैं उसके सबसे टॉप ओहदे पे एक हिंदुस्तानी सीना चौड़ा करके बैठा है। और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। ये आपकी नज़र में गलत, मेरे लिए ये गर्व की बात नहीं है, क्योंकि जो तुच्छ सोच को छोड़ के हमारे उस वक्त के नेता ने देश में इतनी बड़ी बड़ी संस्थान का गठन किया और आज हमारे वही मानसिकता वाले लोग जो कभी अंग्रेजों को माफीनामा दिया करते थे, वही मानसिकता वाले लोग उसी तुच्छ चीज़ को लाके हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में एक जहर घोल दिया। और आज आपको इस बात पे फक्र हो रहा है कि हमारे देश का हिंदुस्तानी गूगल का CEO बन के बैठा है, बल्कि आप ये बात की अपोजिट चीज़ें देख रहे हैं कि अगर वो सुंदर पिचई आज हिंदुस्तान में होता तो गूगल से बहुत विशाल काय कंपनी हिंदुस्तान के अंदर खोलता और आज इंडिया की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होती। जैसे आज हम पूरा का पूरा गूगल पे डिपेंड है और पूरा का पूरा विश्व एक वक्त ऐसा भी आता कि हिंदुस्तान पे डिपेंड होता, लेकिन हमारी मानसिकता ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और आज हम इन लोगों के एल्गोरिदम को समझ नहीं पा रहे हैं और इनके दिखाए हुए रास्ते को हम बहुत ही लाइटली ले रहे हैं और अपने दिमाग में काफ़ी अच्छा खासा हमने स्पेस दे रखा है ताकि ये फलें और फूलें। उसी तुच्छ सोच को आज अपने दिमाग पे हावी करके और अपने दिमाग को हैंडीकैप करके आज हम लड़ाई कहाँ कर रहे हैं? हम लड़ाई मुगल के इतिहास पे कर रहे हैं। हम लड़ाई कहाँ कर रहे हैं? हम मराठों के इतिहास पे लड़ाई कर रहे हैं। और लड़ाई कब कर रहे हैं? 2023 में कर रहे हैं, जब पूरा का पूरा दुनिया आगे भाग रही है और हम कहाँ लड़ रहे हैं? कि हमारे यहाँ मुगल ऐसे लड़ रहे थे, हमारे यहाँ मराठा ऐसे लड़ रहे थे, तुम ज़्यादा स्ट्रांग थे, हम ज़्यादा स्ट्रांग हैं। हम ये लड़ाई 2023 में बैठ के कर रहे हैं और एक दूसरे से कर रहे हैं, ना कि हमारे देश के बारे में सोच रहे हैं। ये लड़ाई हम 2023 में डेवलपमेंट को छोड़ के कर रहे हैं। कहीं अगर मुसलमान शांत हुआ तो औरंगजेब को दे ढालो गाली, और कहीं अगर हिंदू शांत हुआ तो आखिर क्यों नालंदा जला ढाली। इन बांटने वालों को पता ही नहीं कि हमें 100 साल लग गया ये बताने में कि तुम गुलाम हो। अरे हटाओ औरंगजेब, हटाओ नालंदा, तुम इस्लाम को दो गाली, हम सनातन को दे गाली। और वहाँ UNO में बड़े बड़े लोग बैठ के कह रहे हैं इन चूतियों के लिए बजाओ ताली। मुझे HM अख्तर का एक शेर याद आ रहा है और वो शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस शेर को समझिए कि उन्होंने क्या बात कही इस शेर में। फ़कत इस जंग अफजलियत में हमने कई मोतबर शख्स हारे हैं, फ़कत इस जंग अफजलियत में हमने कई मोतबर शख्स हारे हैं। कैसे ना कहूँ कि विवेकानंद जितने तुम्हारे हैं, कलाम उतने हमारे हैं। बांध के गुलामी की जंजीर में बांटा हमें गोरों ने था, वरना आज रफ़ी भी हमारे हैं और नुसरत भी हमारे हैं। वरना आज रफ़ी भी हमारे हैं, नुसरत भी हमारे हैं। और मुख्तलिफ दीन है ज़रूर, ये माना मैंने, मगर एक समंदर के 4 किनारे हैं। एक समंदर के 4 किनारे हैं। आज एक दूसरे को देख के सुकून नहीं मिल रहा, क्यों? अंग्रेज़ों के छोड़े हुए फितने कई बड़े लोगों के घर चलाने के सहारे। और इसी के साथ द विंग्स ऑफ ब्लाइंड का सेशन मैं यहीं क्लोज करता हूं और मिलता हूं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। और चीज पता है क्या है? क्या है? ये नहीं यार, क्यों ऐसा कर? क्यों? नहीं, ये तो इंडिया का एजेंडा है, क्यों ऐसा चला? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं यार, इज्जत करनी चाहिए, क्यों ऐसा कर? नहीं अरे यार, आपका तो काम है ना, आप आपको जलाओ पैसा भी बस। नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये रखो अपना चीज अपने पास रखो। नहीं ये चाहिए, क्या बात हुई? बस छोड़ो यार, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी मुल्कों का एजेंडा है, इसका इज्जत करना अरे चाहिए। ये तो कागज की चीज है नहीं ना। यार छोड़ो, कागज है जो भी, इसका इज्जत करनी चाहिए। नहीं तो अगर जला भी दिया आप कोई पाकिस्तान में रहते हैं, अगर इंडिया में कोई इसका मतलब पाकिस्तान का एजेंडा जलाए फिर हमारा हमारा गुस्सा होगा। तो गुस्सा होगा। नहीं ऐसा नहीं तो इधर थोड़ी कोई देख रहा है। नहीं यार जल्दी छोड़ो, जल्दी जला यार, नहीं। इसको नहीं करना है, छोड़ो बस, फिर देखते हैं। तो पैसे भी नहीं मिलेंगे नहीं फिर? नहीं, बस छोड़, हमको पैसा भी नहीं। बस इसी को जलाना है। यार क्यों मजाक कर रहे हो यार? नहीं सीरियसली, इसके बदले में दे रहा हूँ मैं आपको आईफोन। अरे आप रखो इसको, रखो इसको। क्या झंडा जलाना है? ये जलाना है। भैया आप रखो इसको। ये कहते हैं ये झंडा जलाना क्यों है? सब एक टास्क दिया था ना मैंने आपको, आईफोन मिल रहा है आपको यार। टास्क तो बनता ही नहीं है ना, क्योंकि सब एक ही है। झंडा किसी के सेंटीमेंट को हर्ट क्यों करना है? नहीं करना है। सॉरी, आप रख लो प्लीज। यार क्यों नहीं जलाना चाहते आप? क्योंकि सब एक ही है ना, क्योंकि हम नहीं कर रहा ना बंटवारा, क्योंकि पहले तो हम सब एक ही थे ना भैया।
हाँ। आप समझ रहे हो ना, हम एक ही थे पहले, तो क्यों करना? अब थोड़ी ना है। नहीं सर भैया, अभी भी एक है, दिल से एक है, बट वो फ्लैग चेंज हुए हैं, बट दिल से हम एक ही है। अच्छा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की।